नमस्कार। कांग्रेस और गुजरात का बहुत गहरा संबंध है। ये गुजरात ही है जहां से कांग्रेस को एक नेतृत्वकर्ता मिला महात्मा गांधी के रूप में। ये गुजरात ही है जहां से स्वाधीनता संग्राम से लेकर के आजाद हिंदुस्तान तक को संगठित करना, एकता के सूत्र में पिरोने का काम करना और एक सुशासन का राज कायम करना, ये सब अगर संभव था तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की से, और सरदार पटेल भी गुजरात से ही बिलोंग करते थे। आज कांग्रेस ने लगभग 140 साल के इतिहास में ये तीसरी बार है मौका जब अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है। आपको कल बताया था कि पहले दिन विस्तारित CWC की बैठक हुई और उसमें करीब लगभग 7 प्रस्ताव पारित किए गए, और उन सभी प्रस्तावों में जो पारित हुए हैं उस पर आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी विस्तृत चर्चा करेगी। आज का कार्यक्रम वहां शुरू हो चुका है। वंदे मातरम, झंडा गीत और राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय सेवा दल के स्वयंसेवकों द्वारा मार्च पास्ट और सलामी, ये सारी प्रक्रिया पूरी करके अब अधिवेशन की शुरुआत होने जा रही है। आपको बता दें कि गुजरात बार बार ये कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ये बता रहा है कि क्यों गुजरात को ही चुना गया इस बार 140 साल के बाद। 140 साल कांग्रेस के, और उसमें 64वीं बार 64 साल के बाद पहुंच गए गुजरात और अहमदाबाद को चुन लिया। अब तक गुजरात में कुल 6 अधिवेशन हुए हैं। ये माना जा रहा है कि यहां जो अधिवेशन 2 दिन का हुआ, इससे जो निष्कर्ष निकलेंगे, जिन मुद्दों पर यहां चर्चा हुई, उनको जब एक संविधान के रूप में, मूल्यों के रूप में कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से बनाए गए उन फार्मूलों के जरिए पूरे देश को एक नया संदेश देगा। कांग्रेस के एक नए युग की शुरुआत होगी निश्चित तौर पर। और इसमें कल विस्तारित CWC की बैठक हो या आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की, आपको कल भी बताया था कि इसमें संविधान की सुरक्षा बड़ा मसला है। साथ ही साथ एक प्रमुख एजेंडा है कि देश के आम नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है वो कैसे मिल सके। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। आपको कल बताया था कि कांग्रेस ने इस अधिवेशन का जो शीर्षक रखा है न्याय पथ, यानी संकल्प, संघर्ष, समर्पण, इन 3 बिंदुओं पर ही कांग्रेस इस अधिवेशन के साथ साथ अब पूरे देश भर में न्याय पथ पर चलने का संकल्प लेगी, न्याय के लिए संघर्ष करेगी और देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए
समर्पण भाव से काम करेगी। और आपको बतावें कि कल जो प्रस्ताव रखा गया था, जिस पर कि आज भी चर्चा होनी है, जिसमें बताया गया कि भारत की आजादी के आंदोलन की कोख से जन्मी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें जन्म जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में गांधी और पटेल की भूमि गुजरात में अहमदाबाद में एक बार फिर भारत के भविष्य को दिशा देने के लिए एकत्र हुई है। साबरमती का तट फिर से भारत के भविष्य को दिशा देने के लिए एकत्र साक्षी बन रहा है। इस संग्राम के प्रेरणा पुरुष हैं सरदार पटेल और इसकी वैचारिक बुनियाद में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सिद्धांत हैं। साल 1918 में संघर्ष की धरती गुजरात के खेड़ा में अंग्रेज सरकार द्वारा किसानों से कर वसूली के विरोध में गांधी जी की प्रेरणा से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के रण में कदम रखा। फिर वल्लभ भाई पटेल ने साल 1928 में अंग्रेज सरकार द्वारा किसानों से लगान वसूली के खिलाफ बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। उनके ऊर्जावान और प्रभावशाली नेतृत्व के चलते बारदोली आंदोलन से सरदार कहलाए। आज की भाजपा सरकार भी अंग्रेजों की तरह किसानों की भूमि के उचित मुआवजा कानून को खत्म करने का अध्यादेश लाती है। कृषि के 3 क्रूर काले कानून बनाती है। किसानों की राहों में कील और कांटे बिछाती है। किसानों को आय दुगनी तथा एमएसपी गारंटी का वादा कर साफ मुकर जाती है और न्याय मांगने पर लखीमपुर खीरी में भाजपा नेताओं की जीपों से किसानों को कुचलवाती है। इसलिए एक बार फिर सरदार पटेल की राह पर कांग्रेस किसान के अधिकारों के लिए निर्णायक संघर्ष को तैयार है। अंग्रेजों ने रियासतों के साथ मनमानी संधि से सत्ता हथियाई, देश की संपत्ति तथा प्राकृतिक संपदाओं का बेतहाशा दोहन किया और देश में तानाशाही शासन चलाया। सरदार पटेल के सशक्त नेतृत्व एवं पंडित नेहरू की दूरदर्शिता ने 560 से अधिक खंड रियासतों का एकीकरण कर लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव रखी। आज की भाजपा सरकार फिर देश को क्षेत्रवाद, उत्तर बनाम दक्षिण, पूर्व बनाम पश्चिम, विवाद तथा भाषाई और सांस्कृतिक बंटवारे के नाम पर खंडित करने की साजिश रच रही है। इसलिए एक बार फिर सरदार पटेल के पथ पर चलकर कांग्रेस नफरत छोड़ो भारत जोड़ो की डगर पर बढ़ते जाने को तैयार है। तीसरा प्रस्ताव है, अंग्रेजों ने भारत के मजदूरों और कामगारों के अधिकारों का दमन करने की षड्यंत्रकारी नीति अपनाई थी। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सरदार पटेल ने अंग्रेजों के खिलाफ मजदूरों और कामगारों के अधिकारों की प्रबल आवाज उठाई थी। यही नहीं, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव न करने के नैतिक मौलिक अधिकारों की संरचना को इसी अधिवेशन में आकार दिया गया। आज की भाजपा सरकार ने मेहनतकश मजदूरों को और कामगारों के अधिकारों
पर लगातार प्रहार किया है, चाहे वो महात्मा गांधी नरेगा को कमजोर करना हो या फिर कानूनों व मजदूरों अधिकारों पर हमला हो रहा है। यहां तक कि मौलिक अधिकारों को बुलडोजर से रौंदने की कोशिश की जा रही है। भेदभाव इसलिए एक बार फिर सरदार पटेल के मार्ग का अनुसरण कर कांग्रेस संविधान सम्मत मौलिक अधिकारों तथा देश के मेहनतकश मजदूरों और कामगारों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने को तैयार है। अंग्रेज सरकार ने भारत के खजाने को लूटकर देश में गरीबी और आर्थिक असमानता को चरम पर पहुंचा दिया था। सरदार पटेल का विचार था कि भरपूर उत्पादन और संसाधनों का समान वितरण तथा उत्पादकों के साथ न्याय संगत व्यवहार ही दूरगामी आर्थिक नीति का हिस्सा है। वहीं आज की भाजपा सरकार ने जहां 3 दशकों से गुजरात को लूटा, वहीं देश के खजाने का मुंह मुट्ठी भर दोस्तों की तरफ खोलकर मोड़कर आर्थिक असमानता को गुलामी के स्तर तक पहुंचा दिया। इसलिए एक बार फिर देश को आर्थिक गुलामी की तरफ धकेलने वाले चंद दौलतमंदों के सिक्कों की खनक के खिलाफ भारत सरदार पटेल की तर्ज पर संसाधनों के महत्वपूर्ण वितरण के लिए कांग्रेस नए संघर्ष को तैयार है। अगला पॉइंट है आजादी के संग्राम में जिन ताकतों ने सत्य अहिंसा के सिद्धांतों के विरुद्ध दुष्प्रचार किया तथा आजादी के आंदोलन का विरोध किया, उसी हिंसावादी विचारधारा ने महात्मा गांधी की हत्या की। नाथूराम गोडसे उसी विकृत विचारधारा से ग्रसित था। दूसरी ओर देश के उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री सरदार पटेल हिंसा व सांप्रदायिक विचारधारा को राष्ट्रहित का दुश्मन मानते थे। वो सरदार पटेल ही थे जिन्होंने गांधी जी की हत्या के बाद 4 फरवरी 1948 को आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। उसी समय ऐसी ही हिंसक विचारधारा ने सरदार पटेल और पंडित नेहरू पर हमला बोलते हुए दोनों को सार्वजनिक रूप से फांसी पर चढ़ाने की बात कही थी, जिसका जिक्र खुद सरदार पटेल ने 8 फरवरी 1948 को अपने पत्र में श्यामा प्रसाद मुखर्जी से किया था। आज फिर हिंसा और सांप्रदायिकता की यह विचारधारा धर्म का बंटवारा कर देश को नफरत की आंधी में झोंकने की साजिश कर रही है। इसलिए एक बार फिर सांप्रदायिकता के उन्माद को रोकने वाले लौह पुरुष सरदार पटेल के मजबूत इरादों पर कांग्रेस संघर्ष को तैयार है। 6वां पॉइंट था टकराव और विभाजन की इस विचारधारा ने झूठ, छल और प्रपंच का जाल फैलाया तथा षड्यंत्र के तहत सरदार पटेल और पंडित नेहरू के परस्पर विरोधी होने का भ्रम फैलाया गया। यह भ्रम असल में हमला था आजादी की लड़ाई पर भी तथा गांधी, नेहरू, पटेल की अगुवाई पर भी। झूठ का यह मकड़जाल टिक नहीं पाया क्योंकि सरदार पटेल ने स्वयं 3 अगस्त 1947 को पंडित नेहरू को पत्र लिखा कि एक दूसरे के प्रति हमारा जो अनुराग और प्रेम है तथा लगभग 30 वर्ष की हमारी जो अखंड मित्रता है, उसे देखते हुए औपचारिकता का हम दोनों के बीच कोई स्थान नहीं है। हमारी जोड़ी अटूट व अखंड है तथा यही हमारी शक्ति है। आज प्रेम, मिलन और जुड़ाव की इस विचारधारा को सत्ताधारी ताकतों, विभाजन और वैमनस्य से बदलने को आतुर है। इसलिए एक बार फिर सरदार पटेल के इन्हीं
जीवन सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए कांग्रेस वैमनस्य और विभाजन को हराने की लड़ाई के लिए तैयार है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी एवं राहुल गांधी जी सहित कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता भारत के प्रजातंत्र और संविधान की आजादी की इस लड़ाई को धारदार बनाने के लिए न्याय पथ पर चलने के लिए संकल्पबद्ध है। यही सरदार पटेल के आदर्श और सिद्धांतों का मार्ग भी है तथा इस प्रेरणादायी सोच के पथ पर चलने को कांग्रेस का हर सिपाही कटिबद्ध है। अब इसमें कुछ चीजें जो स्पष्ट की गई हैं, कल बहुत सारी चीजें हमने आपको बताई थी जिसमें कि जिस पर चर्चा हुई, जिस पर संविधान की सुरक्षा है, सामाजिक न्याय का मुद्दा है, पटेल और नेहरू के बीच में जो जिस तरह से गलतफहमी पैदा की जा रही है, भ्रमजाल फैलाया जा रहा है, उसको लेकर के उनकी जो बेहतरीन जुगलबंदी थी उसी रूप में पुनः प्रतिस्थापित करने की भी संकल्प है इस बैठक के माध्यम से। क्योंकि जो ये बार बार दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है सत्तारूढ़ दल की तरफ से कि पटेल और नेहरू के बीच में मनमुटाव था, मतभेद था, कांग्रेस अब इस सच्चाई को कि उनके बीच मधुर संबंध थे और जो झूठ फैलाया जा रहा है उसको पूरी ताकत के साथ कांग्रेस अब की बार यहां से जब निकलेगी तो सत्तारूढ़ दल को उसका जवाब भी देगी, ताकि लोग, आम जन ये समझ सकें कि गांधी, नेहरू और पटेल के बीच में देश के विकास को लेकर के, स्वाधीनता संग्राम को लेकर के, सुशासन को लेकर के एक न दिखाई देने वाला अटूट प्रेम था। उनकी सोच देश के विकास की थी, आम जन के विकास की थी। स्वराज का जो सपना महात्मा गांधी ने देखा था, वो स्वराज का सपना साकार करने के लिए पंडित नेहरू और सरदार पटेल गांधी के दो हाथों की तरह, दो कंधों की तरह बराबर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहे। इस सच को सामने दिखाने की जरूरत है, क्योंकि आज ये इसी साल अक्टूबर में 31 अक्टूबर महामना सरदार पटेल की 150वीं जयंती भी मनाई जानी है। उससे पहले कुछ कार्यक्रम भी तय किए जाएंगे और वो कार्यक्रम पूरे देश भर में 31 अक्टूबर तक चलते रहेंगे। और जिस तरह से सरदार पटेल, पंडित नेहरू और गांधी के ऊपर हमला हो रहा है, तो वो कोई व्यक्तिवादी हमला नहीं है, वैयक्तिक हमला भी नहीं है, वो वैचारिक हमला है। वो नहीं चाहते, उनको नेहरू, गांधी और पटेल ये तीनों ही उनको रास नहीं आते हैं, आएंगे भी कैसे, सवाल ही नहीं पैदा होता है। क्योंकि मैंने कहा यह लड़ाई वैचारिक लड़ाई है। लिहाजा गांधी को बदनाम करना, उनकी विरासत पर हमला करना, यही उनका काम है।
पूरे देश भर में एक सूत्री यही काम चल रहा है। तो इन सभी मुद्दों पर कल चर्चा हुई और इन सभी मुद्दों को लेते हुए किस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ेगी, किस तरह से इन सत्तारूढ़ दल की तरफ से जो हमले हो रहे हैं उसका प्रतिकार होगा। क्योंकि गुजरात से सरदार पटेल संग्रहालय से जब कांग्रेस में निकलेंगे तो वो एक नई ऊर्जा, नई ताकत और नई दिशा में एक नए युग का सूत्रपात करने के लिए निकलेंगे। एक नया भारत जहां युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, अति दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को उनका संविधान प्रदत्त जो मौलिक अधिकार है वो उन्हें हासिल हो सके। ये कुछ चीजें सामने आईं जिन्हें मैंने आपके सामने रखा और आपको बता दूं कि इससे पहले ये भी कुछ चीजें पॉइंट रखे गए हैं। कांग्रेस संसदीय दल की नेता आदरणीय सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी एवं सभी सदस्यगण आज की इस बैठक में आप सभी का ने अपना अपना विचार रखा। यह साल बताया गया कि यह साल महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की शताब्दी है। दिसंबर 1924 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गृह राज्य कर्नाटक के बेंगलोर कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। यह शताब्दी समारोह 26 दिसंबर को कर्नाटक में मनाया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि साथियों, गुजरात की धरती पर पैदा हुई 3 महान हस्तियों ने कांग्रेस का नाम दुनिया भर में रोशन किया। दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सभी हमारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे। गांधी जी ने हमें अन्याय के खिलाफ सत्य और अहिंसा का हथियार दिया। ये इतना मजबूत वैचारिक हथियार है कि इसके सामने कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। आज कम्युनल डिवीजन करके देश के बुनियादी मसलों पर ध्यान भटकाया जा रहा है। दूसरी तरफ देश के संसाधनों पर कब्जा करते हुए शासन को नियंत्रित करने की राह पर है। गांधी जी के नेतृत्व में जैसे चंपारण सत्याग्रह सफल रहा था, उसने गांव में कांग्रेस की जड़ों को जमाने में मदद की थी, वैसे ही गुजरात में सरदार पटेल ने उनके अपने नेतृत्व में चलाए गए बारडोली सत्याग्रह और दूसरे किसान आंदोलन इतिहास में अमर हैं। इसी साल 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की 150वीं जयंती है। नेहरू जी ने उनको भारत की एकता का संस्थापक कहते थे। उनकी 150वीं जयंती हम लोग देश भर में पूरे उल्लास के साथ मनाएंगे। सरदार साहेब कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में कराची कांग्रेस में मौलिक अधिकारों पर जो प्रस्ताव पारित हुए थे वे भारतीय संविधान की आत्मा है। इतना ही नहीं, सरदार पटेल संविधान सभा की महत्वपूर्ण कमेटी के अध्यक्ष थे। पिछले कई सालों से कई राष्ट्रीय नायकों को लेकर एक सोचा समझा षड्यंत्र चलाया जा रहा है। 140 सालों से देश में सेवा और संघर्ष के गौरवशाली इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी के
खिलाफ वातावरण बनाया जा रहा है। ये काम वे लोग कर रहे हैं जिनके पास अपनी उपलब्धियां दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, आजादी की लड़ाई में अपना योगदान बताने के लिए कुछ भी नहीं है। वे सरदार पटेल और पंडित नेहरू के संबंधों को ऐसा दिखाने का षड्यंत्र करते हैं कि जैसे दोनों नायक एक दूसरे के खिलाफ थे, जबकि सच्चाई ये है कि वो एक सिक्के के दो पहलू थे। तमाम घटनाएं और दस्तावेज इसके लिए मधुर संबंधों के गवाह हैं। 1937 में गुजरात विद्यापीठ में सरदार पटेल के एक भाषण का जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने किया, जिसके तहत उन्होंने बताया कि उस दौरान नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे और गुजरात के नौजवान चाहते थे कि प्रांतीय चुनाव में प्रचार के लिए नेहरू जी को बुलाया जाए। सरदार पटेल ने 7 मार्च 1937 को कहा कि जिस दिन गुजरात इस चुनाव आंदोलन में विजयी बनकर कांग्रेस के प्रति अपनी वफादारी साबित कर देगा, उस दिन हम कांग्रेस अध्यक्ष नेहरू जी का फूलों से स्वागत करेंगे और हृदय बिछाकर उनकी आगवानी करेंगे। नेहरू जी से सरदार कितना स्नेह करते थे, आप इससे समझ सकते हैं कि 14 अक्टूबर 1949 को सरदार पटेल ने नेहरू जी के अभिनंदन ग्रंथ में कहा था कि पिछले 2 कठिन सालों में नेहरू जी ने देश के लिए जो अथक परिश्रम किया है वो मुझसे अधिक अच्छी तरह कोई नहीं जानता। मैंने इस दौरान उनको भारी भरकम उत्तरदायित्व के भार के कारण बड़ी तेजी के साथ बूढ़े होते देखा है। ये बातें पब्लिक रिकॉर्ड में दर्ज हैं। दोनों के बीच लगभग रोज पत्र व्यवहार होता था। नेहरू जी तमाम विषयों में उनकी सलाह लेते थे। इन सभी चीजों को देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता बढ़ाएंगे, लोगों को बताएंगे कि किस तरह से झूठ परोसा जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है। हम फिर मिलेंगे। आज कार्य समिति की ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो बैठक चल रही है, उस बैठक में क्या कुछ पास होता है उसको लेकर के हम आपके पास उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। वीडियो कैसा लगा, अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।